आज हम सीखेंगे कि निकाह नामा जो है वो क्या होता है। निकाह नामा बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत जब भी कोई मुस्लिम शादी में एंटर होता है तो उस वक़्त जो है वो निकाह नामा तैयार किया जाता है और इसको रजिस्टर कराया जाता है। निकाह नामा की टोटल जो है वो 25 क्लॉजेज हैं। तो आज हम इंशाल्लाह बारी बारी एक एक क्लॉज को जो है वो डिटेल में देखेंगे। मैं हूं अमरीन आमिर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ एग्जाम्स एंड प्रैक्टिस बाय अमरीन। और निकाह नामा पर पहले भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, वो भी मौजूद है, तो आप इस लेक्चर के बाद उसको ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निकाह नामा को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है। निकाह नामा को अंडरस्टैंड करना ना सिर्फ स्टूडेंट्स ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है बल्कि लॉयर्स के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जितने भी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं उसके अंदर जो निकाह नामा की क्लॉजेस हैं मुस्लिम कपल्स के बीच में जितने भी फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें निकाह नामा की जो क्लॉजेस हैं बेसिकली उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है जब भी हक महर का या मेंटेनेंस का मसाइल आते हैं या डाइवोर्स या सेपरेशन की रिलेटेड जो कंडीशंस होती है उनकी बात होती है। शादी किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, तो हर शख्स को जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसके लिए ज़रूरी है कि उसे निकाह नामा की अंडरस्टैंडिंग हो, जब इसको साइन करे तो उसको इसके बारे में पता हो और उसको हर क्लॉज का जो कॉन्सिक्वेंस है या इम्पैक्ट है उसके बारे में पता हो। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके तमाम लीगल इम्प्लीकेशंस की जो निकाह नामा की क्लॉजेस से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरा पर्थ। तीसरा मतलब थर्ड, और पर्थ मीन्स कॉपी। बेसिकली निकाह नामे की 4 कॉपीज होती हैं, 4 परतें होती हैं। एक परत जो होती है वो दुल्हन के लिए होती है, एक परत दूल्हा के लिए होती है, एक परत निकाह रजिस्ट्रार के लिए होती है और एक परत जो होती है वो यूनियन काउंसिल के रिकॉर्ड के लिए होती है। अब इन काउंटर कॉपीज का पर्पस क्या होता है, और ये तमाम की तमाम जो परतें हैं ये ओरिजिनल कहलाएंगी, कॉपीज नहीं कहलाएंगी। तो इन काउंटर कॉपीज का बेसिकली जो पर्पस है वो ये है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर फीमेल है तो उसके पास उसकी कॉपी मौजूद हो, मेल है तो उसके पास उसकी अपनी कॉपी मौजूद हो, और वो कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी के इक्विवेलेंट है, यानी कि प्राइमरी एविडेंस में जो है वो पेश की जा सकती है जो भी उनकी पर्थ है रेलेवेंट वो। और इसी तरह अगर उसमें किसी किस्म का डिस्प्यूट आता है तो कोर्ट जो है वो पब्लिक रिकॉर्ड जो कि यूनियन काउंसिल में मेंटेन होता है उसको जो है वो मंगवा सकती है, निकाह रजिस्ट्रार को एज विटनेस बुला सकती है, और जो निकाह नामे की पर्थ है उसकी ऑथेंटिकेशन को अदालत डिटरमिन कर सकती है। तो बात करते हैं निकाह नामे की, जिसको हम मैरिज सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं। तो निकाह नामे को जो कानून रेगुलेट करता है वो है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। तो 1961 से पहले जो है वो निकाह का जो है वो तहरीरी फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं था, इसलिए आपने अक्सर देखे होंगे कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की जो मैरिज थी वो डॉक्यूमेंटेड मैरिजेस नहीं थी बल्कि वो ऑरली जो थी वो हुई हुई थी। लेकिन 1961 के कानून के बाद जो है वो निकाह को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। अब इन केस अगर निकाह नामा प्रॉपरली तैयार नहीं किया गया तो उस सूरत में मैरिज जो है उसकी लीगल वैल्यू क्या है। तो मैरिज बिल्कुल वैलिड है बेशक निकाह नामा तैयार ना भी किया गया हो। निकाह नामा प्रिपेयर ना होना एक सिर्फ आप कह लें कि इलीगैलिटी है, इरेगुलरिटी है, जो कि किसी भी टाइम पर जो है वो रिमूव की जा सकती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सकता है, प्रॉपर लॉज के मुताबिक उसको रजिस्टर करवाया जा सकता है, लेकिन जो निकाह का स्टेटस है वो वैलिड रहेगा बेशक जो है वो उसे डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। और इसी तरह उस निकाह का जो ऑफस्प्रिंग है, जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो भी उनको भी लेजिटिमेट जो है वो चिल्ड्रन का स्टेटस दिया जाएगा। अब हम बारी बारी इसकी एक एक क्लॉज पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये टेरिटरी के बारे में बात की जा रही है। टेरिटरी मतलब जो जहाँ पर इलाकाई हदूद जो हैं, जहाँ पर ये निकाह रजिस्टर किया जा रहा है या जहाँ पे ये निकाह हो रहा है उसकी बात की जा रही है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले ज़िला, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात की जाएगी। तहसील, उस डिस्ट्रिक्ट की जो भी तहसील है वो,
देन उस तहसील की जो भी टाउन है या यूनियन है उसके नंबर, और फिर उसके बाद उस यूनियन या टाउन का जो भी वार्ड है उसका नंबर। तो ये सारी की सारी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है किसी भी इलाके की, तो उस हिसाब से सारे पर्टिकुलर्स जो है वो एंटर किए जाएंगे। ये क्लॉज 1 थी। क्लॉज 2 जो है वो है रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द ब्राइडग्रूम। दूल्हा जो है, दूल्हे का नाम और उसके वालिद का नाम यानी उसके फादर नेम। मैं इसको इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करती जा रही हूँ बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे हैं, हमारे चैनल के भी व्यूवर्स काफ़ी ऐसे हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं या नेबरिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो उर्दू को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इसको जो है वो साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रही हूँ। सो नेम ऑफ द ब्राइडग्रूम, नेम ऑफ द फादर ऑफ द ब्राइडग्रूम एंड देयर स्कूनत। स्कूनत का मतलब है देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, देयर एड्रेस ऑफ रेजिडेंस। तो ये सारी चीजें बिल तरतीब मतलब रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले इस कॉलम में नेम ऑफ द ब्राइडग्रूम लिखा जाएगा, देन नेम ऑफ द फादर ऑफ द ब्राइडग्रूम, देन देयर रेजिडेंशियल एड्रेस। देन थर्ड कॉलम इज रिगार्डिंग एज ऑफ द ब्राइडग्रूम। जो दूल्हा है उसकी उम्र लिखी जाएगी बिकॉज देयर आर सर्टन लॉज जो कि चाइल्ड मैरिज जो है उसको प्रोहिबिट करते हैं, तो ये क्लॉज उस पर्पस के लिए है। सो एज ऑफ द ब्राइडग्रूम कलेक्टिवली एज लिखी जा सकती है, और इफ स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ इज नोन तो फिर वो स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन की जाएगी। सपोज अगर डेट ऑफ बर्थ है दूल्हा की या ब्राइडग्रूम की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 जनवरी 1968 है, तो फिर वो मेंशन की जाएगी। और अगर उसकी उस तरीके से डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो फिर जो भी उसकी एज बनती है वो लिखी जाएगी। जनरली आपने देखा होगा कि जो नेशनल आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड या शनाख्ती कार्ड जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर समटाइम तो स्पेसिफिकली डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है और समटाइम सिर्फ एज लिखी हुई होती है एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ दैट आईडी कार्ड। तो दोनों में से जो भी पर्टिकुलर्स अवेलेबल हैं उनको मेंशन किया जाएगा। कॉलम 4 को देखते हैं। कॉलम 4 में दुल्हन यानी कि जो ब्राइड है उसका नाम, उसके फादर नेम और उसकी जो भी रेजिडेंस है वो लिखा जाएगा। सो वही पर्टिकुलर्स जो कॉलम नंबर 3 में ब्राइडग्रूम से रिलेटेड थे, कॉलम नंबर 4 में वो ब्राइड से रिलेटेड है। कॉलम नंबर 5 की जो है उसको देखते हैं। तो कॉलम नंबर 5 में देयर इज अ स्टेटमेंट दैट आया दुल्हन कुंवारी है या बेवा या मुतलका, सो वेदर द ब्राइड इज वर्जिन और विडो और डाइवोर्सी। सो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा उसका जो भी मैरिडल स्टेटस है। सो इन केस ऑफ वर्जिन तो अनमैरिड लिखा जा सकता है, विडो है तो विडो मेंशन किया जाएगा, और अगर डाइवोर्सी है तो वो मेंशन किया जाएगा। अब इस कॉलम को लिखने की क्यों ज़रूरत है? इसलिए कि इस्लाम में पॉलीगैमी के ऊपर एक पूरा कानून मौजूद है। एक औरत जो है उसका एक वक्त में निकाह जो है वो एक ही शख्स के साथ हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक निकाह के होते हुए किसी दूसरे निकाह में एंटर हो सके। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिफाई किया जाएगा, इस चीज़ को पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि किसी भी खातून का जो मैरिटल स्टेटस है, प्रीवियस मैरिटल स्टेटस है, वो क्या है। इन केस द ब्राइड इज विडो और डाइवोर्सी, तो उस सूरत में इफ शी हैज चिल्ड्रन तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेंशन किया जाएगा क्लॉज 5A में, और उन बच्चों के जो है वो नाम मेंशन किए जाएंगे। नाम मेंशन किस लिए किए जाएंगे? सो दैट कल को उन बच्चों की जो पेरेंटेज है उसकी इश्यूज जो है वो राइज ना हो। तो इस वजह से जो है वो विडो या डाइवोर्सी होने की सूरत में नेम ऑफ दी चिल्ड्रन जो है वो तमाम स्पेसिफिकली मेंशन किए जाएंगे, इस पर्पज से कि ताकि उन बच्चों की जो पेरेंटेज है वो इफेक्ट ना हो। बिकॉज इस्लाम के अंदर पेरेंटेज का लॉ जो है वो बहुत क्लियर है, और इवन अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड भी है तो उसको भी पेरेंटेज नहीं दी जा सकती, बिकॉज इस्लाम इस चीज़ के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ महरम ना महरम, तो ये उस चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कॉलम नंबर 6 में आते हैं। कॉलम नंबर 6 में एज ऑफ द ब्राइड और डेट ऑफ बर्थ। एज ई मेंशन्ड अर्लियर, जैसे ब्राइड ग्रूम की हमने डेट ऑफ बर्थ और या जो है उसका एज मेंशन किया था, लाइक वाइज जो ब्राइड है, ब्राइड की भी एज
या उसका जो है वो डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू हर ID कार्ड जो है वो यहाँ पर मेंशन की जा सकती है। क्लॉज 7, अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो इसका नाम माँ वल्दियत व सकूनत। अच्छा, अब हियर वकील डज नॉट मीन एन एडवोकेट। वकील मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव और वली ऑफ दी लेडी, बिकॉज इस्लाम में खातून का जो है वो मेजॉरिटी की एज ऑब्टेन करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एज ऑफ प्यूबर्टी जो है दैट मेक्स अ वुमेन क्वालिफाई फॉर गेटिंग मैरिड। तो अगर उसका वली है तो यहाँ पे उसका नाम और उसकी डिटेल्स आएंगी। तो वालिद है तो वालिद का आ सकता है, भाई है उसका आ सकता है, किसी चाचा ताया किसी भी गार्जियन का जो है वो यहाँ पर नाम आ सकता है। क्लॉज 8 की बात करते हैं। दुल्हन के वकील के तकर्रुर के बारे में गवाहों के नाम, माँ वल्दियत व सकूनत और इनकी दुल्हन के साथ रिश्तेदारी। तो 2 ऐसे विटनेसेस के नाम लिखे जाएंगे जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और जिनकी मौजूदगी में जो है ये सारा प्रोसीजर हो रहा है। तो अभी हमने जो है वो 8 क्लॉजेज देख ली निकाहनामे की। एज आई टोल्ड यू कि ये टोटल 25 क्लॉजेज हैं। तो अभी हम अगला पार्ट देखते हैं। कॉलम नंबर 9 जो है वो सेम प्रोसीजर दूल्हे का भी रिपीट होगा। सो जो भी दूल्हे की बिहाफ पर उसका रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका नाम जो है वो मेंशन किया जाएगा, और फिर इसी तरह से जिस तरह दुल्हन के 2 गवाहों के नाम, उनकी पेरेंटेज और उनकी एड्रेस लिखे गए थे, बिल्कुल उसी तरह से जो है वो दूल्हे के भी जो है वो वकील के तकर्रुर के बारे में जो गवाहान हैं उनके नाम, पेरेंटेज जो है और उनके एड्रेसेस जो है वो मेंशन किए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें आप देखिए कि क्यों ज़रूरी है कि दूल्हे की तरफ से और दुल्हन की तरफ से जो है वो वकील का तकर्रुर या उनकी बिहाफ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया जाएगा। इस वजह से कि इस्लाम के अंदर जो एज ऑफ मैरिज है और जो हमारे ब्रिटिश या इंग्लिश लीगल सिस्टम में एज ऑफ मेजॉरिटी है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को कवर करने के लिए अगर एक ऐसा जो है वो लड़का है या लड़की है जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी में तो नहीं आते, बट अदरवाइज दे आर क्वालिफाइड टू गेट मैरिड एज पर देयर पर्सनल लॉ, तो उस सूरत में इनका तकर्रुर जो है वो ज़रूरी है। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि अगर लड़का और लड़की बालिग हैं तो उस सूरत में उनके वकील का तकर्रुर जो है वो ज़रूरी नहीं है, और मेयरली इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस जो है वो निकाह कैन टेक प्लेस। और इसमें भी पर्सनल लॉ डिफर करता है, लाइक इन शिया लॉ जो है वो विटनेसेस का होना उस तरीके से ज़रूरी नहीं है जिस तरह हनफी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आते हैं 11 पे। तो 11 पे विटनेसेस जो निकाह के विटनेसेस हैं उनके नाम मेंशन किए जाएंगे। 12 नंबर में जो कॉलम है उसमें आप देखें शादी सर अंजाम पाने की तारीख, सो द डेट ऑन विच द निकाह हैज़ बीन परफॉर्म्ड, उसको मेंशन किया जाएगा। देन 13 में जो है वो हक महर की रकम लिखी जाएगी। तो कॉलम नंबर 13 में जो टोटल हक महर है वो मेंशन किया जाएगा। अब जैसे कि अगर आपका ताल्लुक लॉ से है तो यू मस्ट नो कि हक महर की जो है वो कैटेगरीज होती हैं। हक महर प्रॉम्प्ट भी हो सकता है और डेफर्ड भी हो सकता है। तो प्रॉम्प्ट हक महर मुअज्जल कहलाता है और डेफर्ड जो है वो गैर मुअज्जल कहलाता है। मुअज्जल इज बेसिकली जो पेएबल ऑन डिमांड है, और डेफर्ड जो है वो नॉट पेएबल ऑन डिमांड है, वो ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज और इन केस द डेथ ऑफ द पार्टी जो है वो इट बिकम्स पेएबल। तो 13 कॉलम में जो है वो अमाउंट ऑफ डावर मेंशन की जाएगी, हक महर की अमाउंट, और उसके बाद 14 कॉलम में जो है वो कैटेगरी मेंशन की जाएगी कि उस हक महर की अमाउंट में से कितना मुअज्जल है और कितना गैर मुअज्जल है। लाइक टोटल अगर महर की या डावर की अमाउंट 5 लाख है तो कॉलम नंबर 14 में हमने मेंशन करना है कि उसमें से कितना जो है व्हाट अमाउंट जो है दैट इज पेएबल ऑन डिमांड, और कौन सी या इमीडिएटली पेएबल है और कौन सा है जो डेफर्ड है। लाइक 5 लाख में से 1 लाख एट द टाइम ऑफ निकाह जो है वो पे किया गया तो वो मेंशन कर दिया जाएगा, और जो 4 लाख है वो अगर डेफर्ड है तो वो मेंशन
कर दिया जाएगा। अब इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि महर क्या होता है या डॉवर क्या होता है। तो डॉवर इज बेसिकली नॉट कंसिडरेशन फॉर निकाह, बट इस्लाम में एज टोकन ऑफ रिस्पेक्ट जो है या एज अ गिफ्ट जो है वो हस्बैंड वाइफ को देता है डॉवर, और ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट शो करने के लिए है, लेकिन ये कंसिडरेशन नहीं है, इसको कंसिडरेशन नहीं कहलाया जाना चाहिए। और अगर डॉवर जो है वो हस्बैंड पे नहीं करता, डॉवर अगर डिटरमिनेट हुआ है निकाहनामा में लेकिन पे नहीं हुआ हस्बैंड की तरफ से, तो डॉवर का स्टेटस एक डेट का है। दैट मीन्स कि उसकी रिकवरी के लिए जो है वो कोर्ट में सूट फाइल किया जा सकता है फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत। अब हम आते हैं कॉलम नंबर 15 में। सो कॉलम नंबर 15 इज रिगार्डिंग वेदर सम पार्ट ऑफ द डॉवर हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ मैरिज और निकाह और नॉट। सो 15 इज बेसिकली कि क्या मौके पर कुछ हक महर अदा किया गया या नहीं किया गया। जैसे कि मैंने बताया कि कॉलम नंबर 14 में हम कैटेगराइज कर देंगे डॉवर को, तो कि कितना प्रॉम्प्ट है और कितना डेफर्ड है। अब प्रॉम्प्ट डॉवर में से क्या कुछ हिस्सा जो है वो पे किया गया निकाह के वक्त या नहीं किया गया, तो ये इस जगह पे मेंशन हो जाएगा। कॉलम नंबर 16 इज वेदर the whole or any part of the dower is paid in form of some property or not. The property can be immovable, like it can be a plot, it can be a house, or it can be immovable or it can be मूवेबल, लाइक जेवरात हो सकते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, चांदी हो सकती है, जो है वो लाइफ स्टॉक हो सकता है, मवेशी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भी डॉवर का पार्ट हो सकती हैं एज पर कस्टम। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर डॉवर में जो है वो गाय भैंसे इस तरह के मवेशी दिए जाते हैं, कुछ एरियाज में जो जेवरात हैं वो लिखे जाते हैं, कुछ एरियाज में पैसे दिए जाते हैं, कहीं पे कुछ एरियाज में प्रॉपर्टी नाम करवाई जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्पेसिफाई की जाएंगी कॉलम नंबर 16 में। अब आप जरा देखिए इसको कि अभी तक जो 11 कॉलम तक था वो तो मेरली इंफॉर्मेशन थी या आप कहें कि डाटा एंट्री थी। जब कॉलम नंबर 12 से ऑनवर्ड्स हर क्लॉज जो है उसकी एक बहुत जो है वो लीगल इम्पैक्ट है और उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इन द आई ऑफ लॉ। इन केस अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन द पार्टीज, तो उस सूरत में जो निकाहनामा है उसमें क्या लिखा गया इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। सो निकाहनामा इज़ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट जिसकी ऊपर दर्ज जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, उनके अंदर जो भी आपने फीड कर दिया, तो पार्टी इज़ बाउंड टू फॉलो दैट एंड पार्टी इज़ बाउंड टू कंप्लाई दैट। अब हमने 16 क्लॉजेस पढ़ ली हैं, 16 कॉलम्स वी हैव कवर्ड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। 17 कॉलम जो है that is regarding any condition which has been decided between the parties। उस condition को यहाँ पर mention किया जा सकता है। तो इस निकाह में किसी किस्म की कोई भी शर्त है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि that condition should be with regard to a certain aspect। कोई भी कंडीशन पार्टी के बीच में अगर है तो उस कंडीशन को जो है वो यहाँ मेंशन किया जा सकता है। इन केस एक से ज़्यादा कंडीशन हैं तो इसके साथ एक एनेक्स्चर भी लगाया जा सकता है। और समटाइम क्या होता है कि जो हक महर है उसके रिगार्डिंग एक सेपरेट डॉक्यूमेंट भी बनाया जा सकता है और उस डॉक्यूमेंट का जो रेफरेंस है वो निकाहनामा में मेंशन किया जा सकता है। कॉलम नंबर 18, आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज कर दिया तो क्या कंडीशन है। तफवीज इज बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर टू डाइवोर्स। अब इन इस्लाम जनरली तो जो है वो पावर टू प्रोनाउंस तलाक जो है दैट इज इन दी हैंड्स ऑफ मेल, लेकिन कानून हक देता है कि अगर वो चाहें तो इस हक को तफवीज़ भी कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, कभी भी जो खातून है वो डायरेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर सकती तलाक। शी हैज़ टू गो टू कोर्ट ऑफ लॉ। उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है, उसे कोर्ट ऑफ लॉ में सूट फाइल करना है और कोर्ट ऑफ लॉ ने उनके निकाह की जो भी फेट है उसको डिसाइड करना है। तफवीज़ का हक देने का मतलब ये है कि अगर एक औरत को डेलीगेट हुआ है राइट टू प्रोनाउंस तलाक, तो उस सूरत में जब वो कोर्ट से तलाक के लिए जाएगी तो वो खुला नहीं कहलाएगी बल्कि
तलाक कहलाएगी। तो आपको पता है कि जब खुला होती है तो जो ज़र खुला है वो अदा करना पड़ता है। दैट मीन्स जितने भी बेनिफिट्स आपने लिए हैं उसमें से कोर्ट एक प्रोपोर्शन डिसाइड करती है जो कि खातून को सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन अगर उसको तलाक का हक तफवीज़ हुआ है तो शी कैन गो टू कोर्ट फॉर एक्सरसाइज ऑफ हर राइट, लेकिन उस सूरत में शी इज़ नॉट बाउंड टू पे और शी विल नॉट बी आस्क्ड टू पे कि ज़र खुला, वो ज़र खुला अदा करने के लिए उसे नहीं कहा जाएगा। इसमें कंडीशनलाइज भी किया जा सकता है। लाइक ये कंडीशन हो सकती है कि अगर जो है वो मर्द औरत को मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करता, नानो नफका नहीं प्रोवाइड करता, तो उस सूरत में शी हैज़ राइट टू प्रोनाउंस तलाक। तो इस तरह कोई भी कंडीशन जो है वो पार्टीज लगा सकती हैं। कॉलम नंबर 18 इज आया शौहर के तलाक के हक पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। तो कॉलम नंबर 19 इज बेसिकली कि वेदर देयर इज सम कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द राइट टू प्रोनाउंस तलाक ऑफ द मैन। अब दिस इज अ सेपरेट डिबेट कि क्या किसी मर्द के जो तलाक प्रोनाउंस करने का राइट है उसके ऊपर कोई लगाई जा सकती है पाबंदी या नहीं। एक बात जो मैं बार बार कह रही हूँ, राइट टू प्रोनाउंस तलाक। सो तलाक एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, और राइट ये इस सेंस में नहीं है। इट शुडंट बी टेकन एज पावर टू प्रोनाउंस तलाक, दैट व्हेनेवर ही वांट्स ही कैन प्रोनाउंस तलाक। इस्लाम ने इसको बड़ा क्लैरिफाई किया है। पहली बात तो दिस इज मोस्ट अनलाइक थिंग, और सेकेंडली शरई उज़र होना ज़रूरी है, कोई ऐसी मजबूरी होना ज़रूरी है। इट शुडंट बी प्रोनाउंस्ड एज अ हैबिट। तो उसको जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली डिसलाइक किया गया है इस्लाम के अंदर। तो इट्स नॉट अ पावर, इट्स अ राइट। नीड केसेस में, जहाँ पर नीड बेस्ड केसेस में, जहाँ पर बहुत ज़रूरत है, तो वहाँ पर, या जहाँ पर पार्टीज एक साथ नहीं रह सकती हैं, तो वहाँ पर इस राइट का जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दिस राइट टू प्रोनाउंस तलाक शुड नॉट बी टेकन एज पावर टू प्रोनाउंस तलाक। इसको बस एक मजबूरी के तहत जो है वो राइट मौजूद है मर्द के पास। अब कॉलम नंबर 20 जो है दैट इज रिगार्डिंग मेंटेनेंस अलाउंस या पॉकेट मनी, जिसे हम आम वर्ड्स में कह सकते हैं कि क्या कोई ऐसी अमाउंट डिसाइड की गई है जो मर्द जो है वो हर माह खातून को देने का पाबंद होगा। तो इसमें एक वर्ड है नानो नफका, जिसको हम मेंटेनेंस अलाउंस बोलते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में। नानो नफका में बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं, उसमें क्लॉथिंग आती है। तो इसमें एक तो क्लॉथिंग है, और दूसरा फूड है, शेल्टर है, लॉजिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे हम रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की, वो प्रोवाइड करना मर्द की जिम्मेदारी है एज पर हिज फाइनेंशियल स्टेटस। तो अपने फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक वो प्रोवाइड कर सकता है। तो अगर किसी किस्म की अमाउंट डिसाइड हुई है तो वो मेंशन कर दी जाएगी, और अगर कोई सेपरेट डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है तो उसका भी जो इंदराज है वो कॉलम नंबर 20 में किया जा सकता है। कॉलम नंबर 21 इज आया दूल्हा को यहाँ से पहले कोई बीवी मौजूद है, अगर है तो उसने क्या परमिशन ऑब्टेन कर ली है आर्बिट्रेशन काउंसिल से। अब इस्लाम में जो है एक मर्द जो है वो एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, ठीक है, और उसकी अपनी लॉजिक्स हैं, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही बताना ज़रूरी है कि अगर ये किसी की दूसरी शादी है, तीसरी है, या जो भी है, तो वो मेंशन करेगा। अगर उसकी पहले स्पाउस हैं तो उस स्पाउस की जो है वो डिटेल्स मेंशन करेगा। अच्छा, इस्लाम में धोखा नहीं है, कंसीलमेंट नहीं है, यू हैव टू डिस्क्लोज द फैक्ट्स। सो अगर पहली बीवी दूसरी शादी की जा रही है तो पहली बीवी को क्या इसके बारे में बताया गया है? देयर इज अ कंप्लीट प्रोसीजर परमिशन ऑब्टेन करने का। तो वो परमिशन ऑब्टेन करने का प्रोसीजर जो है वो इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया, यहाँ पर वो क्लियरली जो है वो मेंशन किया जाएगा क्लॉज नंबर 21 में। तो वो आर्बिट्रेशन काउंसिल से परमिशन ली जाती है, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगी जो पूरे उसके प्रोसीजर है। और फिर अगर वो परमिशन ऑब्टेन नहीं की जाती तो उस सूरत में कितनी फाइन हो सकता है और वो कौन सी अदालत ने फाइन करना है, वो भी सारी बात करेंगे। लेकिन आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है हम इसी के ऊपर रहते हैं। कॉलम नंबर 21 इज रिगार्डिंग
previous marital status of the man, whether he is a widower or he is divorcee. तो उस दोनों में से अगर उसका कोई ऐसा स्टेटस है तो वो मेंशन किया जाएगा. सो इफ जो पहली बीवी है वो अभी भी उसकी ज़ौजियत में है तो वो मेंशन किया जाएगा क्लॉज 21 में. लेकिन अगर उसकी पहले शादी हुई थी लेकिन अब वो ज़ौजियत में नहीं है तो उस सूरत में अब उसका क्या स्टेटस है वो मेंशन किया जाएगा. अच्छा, इसी तरह से अगर उसकी पहली बीवी या बीवियों में से उसके जो है वो बच्चे मौजूद हैं और जो बीवियां हैं उनके नाम भी मेंशन किए जाएंगे और उन बीवियों से जितने भी बच्चे हैं उन तमाम के नेम्स और उनकी एजेस जो है वो यहाँ पर मेंशन की जाएंगी. कॉलम नंबर 22 जो है वो परमिशन की रिगार्डिंग वो डेट का मेंशन करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि निकाह होने के बाद परमिशन दी जाए. तो निकाह नामा फिल करने से पहले वो परमिशन लेना ज़रूरी है. तो यहाँ पर वो जो भी डेट है और जो रेफरेंस नंबर है परमिशन लेटर का वो सारा मेंशन किया जाएगा. कॉलम नंबर 23 इज रिगार्डिंग निकाह. कॉलम नंबर 23 इज रिगार्डिंग नेम ऑफ निकाह और उसकी पेरेंटेज और उसका एड्रेस. इसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है और एज विटनेस उसको बुलाना पड़ता है तो उसके पर्टिकुलर्स जो हैं वो मौजूद हों. कॉलम नंबर 24 इज रिगार्डिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज. एंड कॉलम नंबर 25 जो है वो जो भी रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की है उसके बारे में है. उसके बाद जो है वो दूल्हा दुल्हन के जो है वो सिग्नेचर्स करवाए जाएंगे निकाहनामा के ऊपर और जो शादी के गवाहान हैं उनके नाम और सिग्नेचर्स वगैरह मेंशन किए जाएंगे. देन जो भी निकाह रजिस्ट्रार है उसके सिग्नेचर्स वगैरह मेंशन किए जाएंगे. माजरत चाहती हूँ क्योंकि आपको रोने की आवाज़ें आई होंगी तो बस फिर ये तो चलता रहता है. तो खैर निकाह जो है निकाह बोलते हैं जो निकाह पढ़ाने वाला है उसका नाम, उसके दस्तखत और उसके बाद निकाह रजिस्ट्रार जो निकाह को रजिस्टर करने वाला है ये दोनों डिफरेंट लोग होते हैं तो उसका नाम दस्तखत वगैरह आएंगे और जो भी उस यूनियन काउंसिल की स्टैम्प वगैरह है वो आ जाएगी. तो आज हमने देखा कि निकाहनामा जो है वो क्या होता है और इसकी लीगल वैल्यू क्या है कानून के अंदर और ये कितना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है. ये एक आप समझें कि इट्स अ कोवेनेंट, इट्स अ फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज और जिसकी एक क्लॉज की बहुत ज़्यादा लीगल इम्प्लिकेशन है इन केस अगर किसी किस्म का कोई भी डिस्प्यूट जो है वो पार्टीज के बीच में अराइज होता है आफ्टर मैरिज. तो इस पर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी भी मौजूद है लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है वो वजाहत कम थी तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको ज़रा डिटेल में बताया जाए और ये डॉक्यूमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इसको ज़रा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो बाकी भी आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं जितने भी हैं. कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं, फैमिली लॉ से रिलेटेड हैं, अदरवाइज मोटिवेशनल और स्मार्ट वर्कर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं. और कीप वॉचिंग माय चैनल. और आपको कोई भी टॉपिक रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए क्योंकि नॉलेज को शेयर करना तो वैसे भी सदका जारिया है.